हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 की। आज हम लोग बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पर हम बात पीछे ही वाले लेक्चर से कुछ चीज़ों को उठाकर आगे लेके चल रहे हैं। तो थोड़ी थ्योरी, थोड़ा सवाल, इसी प्रकार से चीज़ों को समझेंगे। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि Na मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया है। आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ग्राम में। Na मॉलिक्यूल्स का वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा ग्राम में। अब अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, तो जवाब होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये सब किस में है, ग्राम में। ठीक बात। अगर हम इसी को सॉल्व कर ले थोड़ा सा और आगे, तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रख दें 6.022 10 टू द पावर ऑफ 23। तो अगर आप ये रखते हैं तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और ये पूरी वैल्यू आएगी ग्राम में। इतनी बात तो आपको अपने दिमाग में बैठा के चलेगी। अब यार, इससे हमें सीखने को क्या मिला? आप बोलोगे, कंफ्यूजन रहता है कि सर Na मॉलिक्यूल्स का वेट, यानी कि इसी को बोलेंगे एक मोल का वेट। एक मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मोल का वेट भी मॉलिक्यूलर वेट, और एक मॉलिक्यूल का वेट भी मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है। अब यार, कहा यह गया कि जब एक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो इस नंबर को, ये नंबर, इससे हम डिनोट करते हैं AMU से। किससे? AMU से। तो क्या इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना। एक AMU 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल रहे हैं तो हम इसी को लिख देंगे क्या, कि मॉलिक्यूलर वेट, और वो यूनिट क्या हो जाएगी, केवल ये। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगर एटम आ जाए तो आपको सेम काम करना है। आप कहोगे Na एटम्स का वेट, Na एटम्स का वेट, और ग्राम में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम। अब क्या Na एटम को ही हम लोग एक मोल एटम भी बोलते हैं, और मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि एटम के लिए बेटा ग्राम एटम का यूज किया जाता है, यानी इसी को मैं बोल सकता हूं 1 ग्राम एटम। वो डायरेक्टली एटॉमिक वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर निकाला गया कि एक एटम का वेट, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक एटम का वेट, तो आप नॉर्मली यही काम करेंगे और लिखेंगे एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये ग्राम में आएगा। Na का वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व होके आएगा एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय, वही नंबर आपके पास आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। और अगर आप इसे AMU में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये यूनिट AMU हो जाएगी। तो हम इसी को लिख देंगे एटॉमिक वेट इन AMU। समझिए। तो पहली बात तो ये
कि अगर हमें एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात? और अगर ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दीजिएगा 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस सारी कहानी से सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, उस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जब कभी भी सवाल में हमसे 1 मोल, क्या 1 मोल, और मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि अगर वो क्या है, मॉलिक्यूल है कोई, है ना, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए, सारे सवाल आपके यहीं समाप्त हो जाएंगे अगर आपने ये लाइन समझ ली। क्या है बेटा, अगर आपने को 1 मोल मॉलिक्यूल वो है उसका वेट पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा 1 मोल का वेट हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, बस यूनिट क्या रहेगी, ग्राम। क्लियर? अगला, एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए, क्या एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए, लेकिन एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए और आपसे पूछा जाए तो आपके पास 2 जवाब होंगे, उनको समझिएगा। एक मॉलिक्यूल का वेट अगर पूछा गया तो पहली बात, अगर एएमयू में पूछा गया तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट और यूनिट एएमयू लिख देंगे, ठीक बात। लेकिन अगर हमसे ग्राम में पूछा गया, किसमें पूछा गया, ग्राम में, तो हमारा जवाब होगा दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। 2 जवाब होंगे आपके पास, या तो एएमयू में पूछे तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट ले लेना, ग्राम में पूछे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। 1 मोल का पूछे तो कुछ मत करना, मॉलिक्यूलर वेट ही लिखना, बट ग्राम में। क्लियर है बात? सेम एज यही कहानी आप एटम्स में लगा सकते हैं। अगर एटम की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1 मोल एटम, या उसे किताबी भाषा में 1 ग्राम एटम बोला जाए, का वेट। तो अगर ये पूछा जाएगा तो आपका सीधा सा आंसर होगा, जैसे ऊपर था, आप बोलोगे अब एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम लिखें। लेकिन अगर एक एटम का वेट आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे, जब सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम आता है तो 2 यूनिट काम करती हैं। अगर एएमयू में आंसर देना है तो लिखेंगे एटॉमिक वेट एएमयू, और अगर ग्राम में पूछेगा तो लिखेंगे एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। ये बात अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आपका काम निकल जाएगा। यही पेपर में बार बार आपसे पूछा जाएगा और आपको यहीं पर कंफ्यूजन होगा। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं उसकी भी बात कर लूं। जैसे पूछा गया 1 मोल कार्बन का वेट, तो 1 मोल कार्बन का वेट मतलब कार्बन एटम है, यानी 1 मोल कार्बन ग्राम एटम का वेट, तो एटॉमिक वेट यानी 12, लेकिन यूनिट होगी ग्राम, क्योंकि 1 मोल है यानी 1 मोल में Na कार्बन एटम होंगे, 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम होंगे। तो जाहिर सी बात है काफी सारे कार्बन एटम है वहां पर। अब लेकिन उसी ने पूछा कि 1 कार्बन एटम का वेट, तो अब बेटा अगर 1 कार्बन एटम का वेट आपको निकालना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार 1 कार्बन एटम का वेट, एटॉमिक वेट 12, लेकिन 12 ग्राम तो नहीं पॉसिबल है ना, 1 कार्बन एटम तो बहुत छोटा होगा, तो 12 ग्राम तो गलत हो गया। तो आप बोलोगे 12 एएमयू मान सकते हैं, क्योंकि एएमयू की जो यूनिट है वो तो ग्राम में बहुत कम है, 10 की पावर -24।
तो 12 AMU बोलो, और अगर उसने कहा नहीं हमें ग्राम में ही बताओ, तो इसका मतलब है फिर हम लिखेंगे 12/NA, तब हम निकालेंगे तो वो 10 की पावर माइनस में आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 लिया। अब मैंने आपसे कहा दो सवाल, CO2 है, CO2 के 1 मोल का वेट बताओ। तो जाहिर सी बात है CO2 है, मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हम सबको पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, यानी 16 दूनी 32 और 12 44। तो आंसर 44 तो लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल है इसलिए यूनिट ग्राम जाएगी। अब अगर पूछा गया CO2 के 1 मॉलिक्यूल का वेट, तो अगर 1 मॉलिक्यूल का वेट पूछा गया तो अब आपके पास दो जवाब होंगे, पेपर में किसी में भी पूछ सकता है। तो आप कहेंगे 1 मॉलिक्यूल का वेट अगर है तो वो मॉलिक्यूलर वेट तो होगा मगर AMU में होगा, क्योंकि एक CO2 मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होगा, ग्राम लिखना गलत हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे 44 AMU। ठीक बात। लेकिन अगर किसी ने कसम खा ली कि नहीं भाई अपने को ग्राम में ही बताओ, तो बोले ठीक बात है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो इतने से मल्टीप्लाई करा दे तो जवाब होगा 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और ये आपको रियलाइज भी होना चाहिए कि हाँ यार एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में 10 की पावर माइनस 24 चलेगा। बात समझे? आप केवल अगर 44 ग्राम लिख के चले आए तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इतनी बात आपको याद रखनी है अगर कभी सवाल आता है एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का वेट निकालने के। इसे नोट करेंगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब बेटा आगे क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होती है, जैसे आपसे पूछा जाए क्या कि वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल is also called actual weight of molecule। क्या डेफिनेशन मिली भैया कि एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वही असलियत में कहलाता है एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल। सेम एज अगर मैं बोलूंगा तो वेट ऑफ वन एटम, कभी एटम आ जाए, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल वेट ऑफ एटम। एक एटम का वेट भी एक्चुअल वेट ऑफ एटम है, एक मॉलिक्यूल का वेट भी एक्चुअल मॉलिक्यूल का वेट है। सवाल कैसे बनेगा इसे देखिएगा। मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ O2 molecule in AMU and ग्राम। समझिएगा भैया, कायदे से सवाल की अगर बात करें तो सिंपल सा सवाल है, हमसे पूछा गया है O2 मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक्चुअल वेट ऑफ O2 की बात कर रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 की बात कर रहे हैं। यहां से इंपॉर्टेंट लाइन आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? एक्चुअल वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या हम सबको पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ O2
1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का जो वेट होगा वो अगर हम AMU में लिखेंगे तो 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 32, और हम आंसर लिखेंगे 32 AMU। क्लियर बात? लेकिन अब अगर हमें इसे ग्राम में लिखना है तो अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या बेटा, जो ऊपर पढ़कर आए थे 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यही कंसेप्ट है हमारा इस सवाल का। तो भाई साहब इसी AMU को ग्राम में बदल दें तो जवाब होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बोलिए बेटा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो ऑक्सीजन के दोनों वेट जो है वो आपके सामने हैं, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट अगर AMU में बात करें तो 32 AMU होगा, लेकिन अगर ग्राम में बात करें तो 5.3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होगा। सेम है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सॉल्व करिए। कैलकुलेट एक्चुअल वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम in AMU and ग्राम। सॉल्व करिए बेटा फटाफट, बताइए क्या हो सकता है। अब अगर आपने दिमाग लगा लिया होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर यहाँ पे लिखा है एक्चुअल वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक्चुअल वेट का मतलब एक नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन AMU। एक एटम का है तो इसलिए AMU में होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो पहला आंसर आ गया कितना 14 AMU। ठीक बात। दूसरा हमसे ग्राम में पूछा गया है, तो AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अपने पास लिखा हुआ है 1.66 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यही होगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 2.32 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। क्लियर है? तो अच्छा एक बात और है कि अगर हम सवालों को देखें तो हमें देखकर भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यार एक नाइट्रोजन एटम है तो AMU बहुत छोटी यूनिट होती है, तो 14 AMU चल जाएगा, लेकिन 14 ग्राम नहीं चलेगा। यहाँ ग्राम में लिखा है लेकिन 10 की पावर -23 है, यानी दशमलव के बाद 22 बार 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ग्राम में भी ये चीज सही है। क्लियर है बात? इस तरीके से आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं। सवाल में इंपॉर्टेंट बात ये कि हो सकता है वो आपको 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल ना लिख कर दे, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल वेट लिख दे। तो आपको याद रखना है एक मॉलिक्यूल का वेट ही एक्चुअल वेट कहलाता है, एक एटम का वेट ही एक्चुअल वेट कहलाता है। क्लियर है बात? ये बात आपको याद रखना। अब बेटा हमारा अगला कंसेप्ट है, जैसा हेडिंग पढ़ा है स्पेशल कंसेप्ट फॉर वाटर। वाटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। क्या होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक बात है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बोलिए। तो अगर हम वाटर के केस में डेंसिटी 1 रखते हैं तो 1 इज इक्वल टू मास अपॉन
वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर वाटर, और इंपॉर्टेंट बात कि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर ml होगी, तभी ये काम करेगा, तभी ये बराबर आएगा, अदरवाइज बराबर नहीं आएगा। तो या तो क्वेश्चन में दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मान लेंगे 1 ग्राम पर ml। तो अब अगर मैं बात करूं तो क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसलिए वाटर का मास ही उसका वॉल्यूम है, यानी कि मास की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट आपस में बराबर होगी, एक ही चीज होगी। ठीक बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट हम ग्राम में लेंगे हमेशा, और वॉल्यूम की यूनिट ml में लेंगे, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट हमने मानी है ग्राम पर ml। क्लियर है बात? अगली कहानी यहां पर यह है कि अगर कहीं पर आपको लिखा हो वाटर के केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml है, 1 ml ही 1 cc। क्लियर है बात? तो कहीं अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो मतलब ml लिखा है, और ml लिखा है मतलब 1 cc लिखा है इन केस ऑफ वाटर। अब ये बताओ, क्या 1 ml वॉल्यूम है तो क्या वही ग्राम होगा? तो इसका मतलब है ये सब चीजें कुल मिलाकर किसके बराबर है वेट में? 1 ग्राम के बराबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे अगर मैं बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं वाटर के लिए 1 ग्राम 1 ml के बराबर है। तो कल को अगर मुझे बोला गया कि 18 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब है कि मैं मान के चलूंगा कि 18 ml वाटर है, या अगर 18 ml वाटर है तो मतलब 18 ग्राम वाटर है। क्लियर है बात? तो मास और वॉल्यूम बराबर रहेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला एक सवाल के रूप में कि वाटर है और यहां मैंने लिखा 36 ml है, कितना है? 36 ml है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ इसमें वाटर के कितने मोल होंगे। क्या पूछ लिया? वाटर के कितने मोल होंगे। तो आप एक बात बताइए, क्या मोल के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोल में वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं? मोल के लिए अगर निकालना है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वाटर 36 ml अगर दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है वाटर के लिए उसका वॉल्यूम ही मास है, या मास ही वॉल्यूम है, तो इसका मतलब 36 ग्राम वाटर दिया है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो अब अगर मैं मोल की बात करूंगा तो मोल होगा 36 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करेंगे तो 18 होता है, यानी डिवाइडेड बाय 18। तो हमारे जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे? 2। यही हमारा आंसर। क्लियर बात? इसी में अगर मान लीजिए अगला आ जाए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फाइव मोल्स ऑफ वाटर वेपर एट STP। समझिएगा दोस्त, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमागी है। आपको अपने दिमाग में एक बात बैठा लेंगे, क्या नॉर्मल केसेस में अगर हम बात करेंगे तो वाटर का जो वेट है, उसका जो वेट है वही वॉल्यूम है, इसमें कोई समस्या नहीं। कंडीशन अपने पास क्या आ गई? इंपॉर्टेंट पार्ट, पिछले लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें बेटा। STP के बारे में बात की। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दोस्त ये है कि 1 मोल, और अगर वाटर है तो 1 मोल कोई भी गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP।
ये एसटीपी की खासियत है कि भाई 1 मोल गैस लाओगे तो मतलब लिक्विफाई करोगे तो 22.4 लीटर आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। और हमारे पास कितना है? 5 मोल वाटर। तो अगर हमारे पास 5 मोल वाटर है तो उसका वॉल्यूम और खासियत कहां पर देख रहे हैं? एसटीपी पर। तो वो कितना होगा? वो होगा मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। लेक्चर 2 में फॉर्मूले पढ़े, वहां पे मैंने आपको बताया। मोल अपने पास कितना है? 5 है, वॉल्यूम 22.4, आंसर 112 लीटर। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, कुछ लोग इसे गलत कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूं। वो गलत ऐसे करेंगे, मैं यहां लिखूंगा नहीं, सिर्फ मुंह जवानी बोलूंगा। 5 मोल वाटर है तो 5 मोल वाटर का मतलब उसे वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 5 इंटू 18 होगा मॉलिक्यूलर वेट वाटर का, यानी 90 ग्राम आएगा। 90 ग्राम अगर आएगा तो वो बोलेंगे 90 ml हो जाएगा आंसर। लेकिन गलत यहां पर गलती ये होगी क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है सवाल में? एसटीपी। अगर एसटीपी ना दिया होता तो हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते। एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल, और वाटर वेपर जरूर लिखा होना चाहिए, केवल वाटर लिखे होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये याद रखना है, अगर 1 मोल कोई भी गैस है वो वाटर वेपर भी हो सकती है। 22.4 लीटर होता है उसका एसटीपी पर वॉल्यूम। नोट डाउन करिए इसको। चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। सवाल है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? यानी वाटर का 1 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? हमें डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझिएगा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। सेंटीमीटर क्यूब जाहिर सी बात है वॉल्यूम की यूनिट होती है। अब एक बात मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर अगर बात की जाए तो 1 ग्राम ही 1 ml है और वही 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वही 1 सीसी। सब कुछ वही है, लेकिन वाटर किस में होना चाहिए? ग्राम में। इंपॉर्टेंट बात। ठीक बात है। पूछा गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या? वेट ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी की क्लास में पढ़ा है 1 मॉलिक्यूल का अगर वेट निकालना है तो AMU में मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, यानी जवाब 18 AMU। लेकिन हम बच नहीं सकते क्योंकि हमें अगर वॉल्यूम में जाना है तो हमें वेट को ग्राम में लाना पड़ेगा। तो 18 AMU अगर है तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू मल्टीप्लाई करते थे 1.66 इंटू 10 की पावर -23, और तब ये क्या आएगा? ग्राम में। क्लियर है बात? तो अब यार अगर ये ग्राम में आ गया तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये बताइए, क्या वाटर के लिए जो ग्राम है वही ml है या वही सेंटीमीटर क्यूब है? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ml में लिख लो चाहे सेंटीमीटर क्यूब में, बात एक ही है। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या यही हमारा आंसर होगा? 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -23 ml। क्लियर है बात? बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 की पावर -23 आता है। 3 इंटू -23 ml ये आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये कि आप डायरेक्ट AMU को ml में कन्वर्ट मत कर देना। वाटर के केस में 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है, ना कि 1 AMU। क्लियर है बात? ये बात आपको याद है। अब यार आगे के जो सवाल हम लोग करने वाले हैं उनमें मैंने बोला था कि 1 मोल का मतलब होता है Na टाइम्स। Na टाइम्स अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होंगे,
एटम है तो एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन्स होंगे। वो एन बार वो चीज मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए अगर कोई हमारा एटम है, बात समझिएगा, ये हमारा एक एटम है। तो हम सबको पता है कि एटम के केस में ये बाहरी कक्षाएं होती हैं और यहां एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बोलो भैया। तो इस सेंटर की अगर बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन N+ से और प्रोटॉन P+ से डिनोट कर रहे हैं। सारा मास न्यूक्लियस पे होता है एटम का, और आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर चीज के लिए यही मतलब है। अब हमने अगर मान लीजिए कोई एक एटम लिया, ए हमारा कोई एटम है, तो यहां पर दो नंबर लिखे होंगे। ऊपर मान लीजिए लिखा है x और नीचे लिखा है y। तो x का मतलब बेटा क्या होगा? इससे डिनोट क्या करते हैं? ऊपर जो लिखा है x, इसका मतलब है एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। या कई कई जगह पे अपन लोग इसी को अभी इतना ही ले लेते हैं। y की बात करते हैं, y को अपन लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। जो भी वैल्यू होगी उसे बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात? अब यार क्या कहा गया, इसे बहुत गौर से समझिएगा। अगर इस एटम में कोई चीज आई या गई नहीं है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन आया है ना इलेक्ट्रॉन गया है, तो मैं बात कर रहा हूं फॉर न्यूट्रल एटम की। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रल एटम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जवाब होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। और एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब y हमारा आंसर जाएगा। ठीक है। पूछा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन पूछे गए तो भी जवाब होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी आंसर होगा y। पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इसको समझिएगा। वो होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाती है। इसमें कोई समस्या नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या? अगर हमारा एटम ए है और हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जाहिर सी बात है वो A+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A+। और अगर हमारा एटम A है और हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आ जाएगा A-। क्लियर है? ये हमारा न्यूट्रल एटम। बहुत गौर से सुनिएगा। कहा जाता है एटम में इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। न्यूट्रल एटम में जितने थे उतने ही रहेंगे। तो मैं बोलूंगा
इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पर कोई प्रभाव, बस हटा भी दो, न्यूट्रॉन में नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भैया जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो क्या पड़ता होगा? बोला गया केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। केवल और केवल किसकी संख्या बदलती है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो बहुत लोग यहां पर अलग अलग प्रकार से बताते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मैं यहां प्रोटॉन शब्द का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूं, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, समझिएगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27 है, ठीक है। बगल में मैं लिख रहा हूं एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 एटॉमिक मास 27 है, लेकिन इस बार इस पे चार्ज है +3 का। जानबूझ के मैंने इधर लिखा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आते हैं कंपेयर करते हैं, बता दिएगा आपकी बारी। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर कितना है? 13। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी 13। न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 27 माइनस 13, जवाब 14। क्लियर होना चाहिए, ठीक बात। ये आयन है, यानी कि इधर लिख दूं तो Al+3 आयन, ठीक बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले ही आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आपको अपने बेसिक पर काम करना है, क्योंकि लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। कैसे? Al है, Al में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 13 थी, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले, तो जवाब होगा 13 माइनस 3, जवाब 10। आगे आते हैं प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखा है भैया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अब हमें इसके चार्ज को देखने की कोई जरूरत नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते समय देखना था, कितना गया या कितना आया, उसी हिसाब से घटाएंगे या जोड़ेंगे। आते हैं प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर, जो मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर तो नहीं बदल जाएगा, तो 13 ही रहेगा, 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 27 माइनस 13, तो कितना होगा? 14। ये बात याद रखेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सवाल अगर आ गया तो भी आप कर लेंगे, वरना मोल कंसेप्ट से तो हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी पर सवालों की बात करेंगे। कैसे? अभी तक हम लोग 1 मोल ले लेते थे, मैं आपसे पूछता था बेटा इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एसटीपी एनटीपी पर वॉल्यूम कितना है। अब मैं पूछ लूंगा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने टोटल प्रोटॉन है, कितने टोटल न्यूट्रॉन है, तो हम सबकी बात मोल कंसेप्ट से कर सकते हैं, यानी हम सबको गिन सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में आपको इतनी बात याद रखनी है।